मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। सो एज पर योर डिमांड आप लोगों ने बोला था क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए सॉल्व, जैसे कि हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हाजिर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आंसर राइटिंग तो मैंने हर पेपर में आप लोगों को बता दिया है ना कि 1.5 पेज लिखना है आगे पीछे मिला के। ठीक है, और डायग्राम होता है तो 2 पेज हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि इसमें तो गैप भी हमको एक ही दिन का मिला था। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक किन्हें कहते हैं और विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रकार लिखिए। ठीक है, ये मैंने तो जो यूनिट फर्स्ट लिखवाई है उसमें पहली चीज़ यही बताई है। तो शुरुआत वहीं से करना है कि भैया किसी बालक की होती है उसकी विशिष्ट आवश्यकता के कारण क्या होता है, उसका विकास अवरुद्ध होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो पूरा समझ में आ जाएगा फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, क्या बोला मैंने कि किसी बालक में किसी विशिष्ट आवश्यकता के कारण क्या होता है, उसका विकास अवरुद्ध होता है। ठीक है, और ये जो विशिष्ट आवश्यकता हैं वो क्या हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। ठीक है, और संवेगों की क्षमता हो सकती है, और जिसका कारण वंशानुगत भी हो सकता है और पर्यावरण भी हो सकता है। लिख दिया अपनी 4 लाइन में। उसके बाद 2 लाइन क्या लिखना है आपको कि इस प्रकार, क्या भैया, इस प्रकार जो बालक अपने किसी विशिष्ट आवश्यकता के कारण संप्रेषण करने में, स्वयं की देखभाल करने में या निर्णय लेने में अक्षम होते हैं या सक्षम नहीं होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं विशिष्ट बालक। क्या बोलते हैं हमको? विशिष्ट बालक। ठीक है, अब विशिष्ट बालक के प्रकार मैंने आप लोगों को बिल्कुल ठीक ठाक बता दिए थे, यही डायग्राम बना लेना। ठीक है, इधर आ जाएगा अपना। अच्छा, एक मिनट, अगर आप इसका लिखोगे ना विशिष्ट बालक, तो ये बालक भी बना लेना एक छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पे लिखना अपना तीव्र और यहाँ पे लिखना मंद। ठीक है, तो ये जो है सामान्य बालक है और ये दोनों क्या है, विशिष्ट बालक है। ये 2 नकारात्मक वाला बालक है, नेगेटिव साइन लगा देना, उधर पॉजिटिव साइन लगा देना। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छा से बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन मतलब अच्छा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रही थी मैं, प्रकार है ना। तो प्रकार में लिखना सकारात्मक प्रकार और नकारात्मक प्रकार। तो सकारात्मक में क्या आएगा भैया, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान और सृजनशील। और नकारात्मक में कौन कौन से नकारात्मक आ जाएंगे? नकारात्मक में एक आ जाएगा अपना, इस लग रहा है इसको थोड़ा सा अपन, नकारात्मक में एक आ जाएगा अपना शारीरिक रूप से नकारात्मक, एक मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगिक रूप से। ठीक है, अब संवेगिक रूप से नकारात्मक मतलब मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला, सामाजिक रूप से नकारात्मक मतलब अपराधी प्रवृत्ति का। ठीक है, मानसिक रूप से मैंने 4-5 पॉइंट बताए थे ना आपको कि मंद बुद्धि का, पिछड़ा हो जाएगा, कम उपलब्धि का हो जाएगा, धीमी गति का हो जाएगा, अधिगम अक्षम हो जाएगा। तो वो आप लोगों ने अगर फर्स्ट यूनिट नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लो यार। ठीक है, तो मैं क्योंकि इतना इसमें डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। फिर शारीरिक रूप से अक्षम, शरीर में जितने क्या क्या होता है उस हिसाब से हमारी जो इंद्रियाँ होती है, गामक बाधिक है, दृष्टि बाधित है, मूक बाधिक है, अस्थि बाधित है, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया अपना आता है, एक मिनट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में विविधता को किस प्रकार समझना और सम्मान करना चाहिए। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है। जब हम विविधता की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी आपको वही चार्ट बना लेना है कि विविधता कौन कौन सी आ जाएगी। धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय, व्यक्तिगत हो सकती है, लिंगात्मक हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक, ये सब क्या है, विभिन्नता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो शिक्षक को किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, तो आप ये चार्ट बना दो, उसके बाद ये वाला चार्ट बना दो कि निम्न के बिंदुओं से समझा जा सकता है कि उसको क्या समावेशन करना चाहिए, सहयोग समर्थन की भावना रखना चाहिए, अनुकूलित वातावरण रखना चाहिए, सामंजस्य की भावना, एकता की भावना, समानुभूति, बच्चों को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस प्रकार वो शिक्षक जो है वो उनको जो है सम्मान और समझ सकता है। ठीक है, तो दोनों का आप साथ में लिख सकते हो। थोड़ा सा अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से भी आप अपना आंसर चेंज कर लो, पूरा मेरे जैसा मत लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, गामक बाधित किसे कहते हैं? एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, गामक ही है ना, लोकोमोटर, हाँ। ठीक है, गामक बाधित किसे कहते हैं? तो वह विशिष्ट बालक जिसे चलने फिरने में या शारीरिक गतिविधि में, ठीक है, चलने फिरने, खड़े रहने या शारीरिक गतिविधि में शारीरिक गतिविधि की जो क्षमता होती है वो कम होती है या नहीं होती है। हर उसमें यही लिखना है आपको। ठीक है, कम होती है या नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गामक बाधित कहते हैं।
अब उसकी कार्यात्मक सीमा मीन्स होता है भैया वो किस कार्य को करने में सीमित है, क्या कार्य नहीं कर सकता बताओ, है ना। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको प्रॉब्लम जाएगी, सीमा है ना उसकी। उसको अपने शरीर में संतुलन बनाए रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको शारीरिक गतिविधि जो हो गई उससे प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जो पाठ्यसगामी की अतिरिक्त क्रियाएं जो खेलकूद वगैरह हो सकते हैं उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वह सहायक उपकरणों पर डिपेंड रह सकता है, उसकी दैनिक गतिविधि जो होती है उसमें उसको कठिनाइयाँ हो सकती है। तो ये उसकी क्या है, कार्यात्मक सीमाएँ हैं, राइट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक शिक्षा के वैश्वीकरण को समावेशी शिक्षा से किस प्रकार संबंधित किया जाता है। अब ये चीज़ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताई है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का वैश्वीकरण और समावेशी शिक्षा, तो हम भाई ये लिख सकते हैं कि इनके संबंध को, मतलब ये दोनों जो है एक ही चीज़ के लिए कार्य कर रही है, किसके लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। किसके लिए कार्य कर रही है लोग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, ठीक है। अब भैया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या होगा, ठीक है, क्यों कार्य कर रही है, ताकि मतलब एक मिनट है ना, वैश्वीकरण क्या होता है, सार्वभौमिकरण क्या होता है, मतलब सभी को उपलब्ध होना, है ना। समावेशी शिक्षा में भी यही, उस दोनों की जो क्या बोल सकते हैं लक्ष्य है वो एक ही है, तो उस हिसाब से हम इनका संबंध कर सकते हैं कि लक्ष्य जो है एक ही, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ठीक है, समान अवसर उपलब्ध कराना, न्याय व अधिकार देना, ठीक है, जो लोग उनको उनके कर्तव्यों की प्रति जागरूक करना, ठीक है, विविधता का स्वीकार करना, उसका सम्मान करना, और लोगों में आत्मसम्मान, वो जैसे हैं उनको उसी रूप में स्वीकार करना, उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना लाना, ठीक है, एकता सहयोग लाना, शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना, मानवतावाद हो गया कि दर्शन पर दोनों कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम लिख सकते हैं, दोनों में संबंध है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना दृष्टिबाधित बालकों के लिए शैक्षणिक विशेषताएं। शैक्षणिक विशेषता से मतलब है अगर वो पढ़ाई करता है किसी कक्षा में तो वो क्या करेगा, उसकी शैक्षणिक विशेषताएं क्या होगी। तो दृष्टिबाधित के लिए मैं आपको बताऊं, उसको पढ़ने में कठिनाई होगी, दिख नहीं रहा है ना, तो पढ़ने में कठिनाई होगी। बाकी वो स्पर्श और श्रवणता पर निर्भर रहेगा, किस पे, स्पर्श और श्रवण पर निर्भर रहेगा। दृश्य सहायक सामग्री की समझ नहीं रहेगी उसको, ठीक है। ब्रेल प्रणाली का उपयोग करेगा, ऑडियो पुस्तक सामग्री का उपयोग कर सकता है। और सामान्यतः देखा जाता है तो दृष्टिबाधित होते हैं उनमें भाषा का विकास तो क्या होता है, भाषा का विकास लिख लेना है ना, दृष्टिबाधित में भाषा का विकास क्या होता है, अच्छा होता है। उनकी मानसिक योग्यता भी, अगर ये सही उपकरणों को, तकनीकी उपकरणों को यूज़ करके करें ना, तो इनका मानसिक योग्यता भी अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है पता है, क्योंकि इनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, दिखता नहीं है ना, तो इनकी सुनने की क्षमता बेहतर होती है, इसलिए ये अच्छे ग्राह्यता भी होते हैं, राइट। तो ये इनकी हो जाएगी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है। सीमाएं अलग होती हैं, विशेषताएं अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वीडियो चल रहा है ना, कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के दर्शन को संक्षिप्त में समझाइए। अब दर्शन की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है भैया, नैतिकता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नैतिकता की। तो इसके हिसाब से पॉइंट लिख दो कि उसके दर्शन जो है निम्न पॉइंट से समझे जा सकते हैं कि ये जो है समावेशी शिक्षा वो मानवतावादी दर्शन पर कार्य कर रही है, इसमें समानता है, निष्पक्षता है, इसमें समावेशी शिक्षा विविधता को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने की बात करती है। समावेशी शिक्षा में बहुदृष्टि मूल्यांकन को अपनाया गया है, ठीक है। इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करी गई है, ठीक है। यह न्याय की स्थापना करता है, यह कर्तव्य परायण बनाता है, ठीक है। इसके अलावा ये इस परिवार समुदाय के क्या बोल सकते हैं, एकता जो होता है, सामंजस्य वगैरह। इसके अलावा आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। दर्शन है ना, दर्शन बन जाओ साधु बाबा, उस हिसाब से आंसर लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना समावेशी शिक्षा में विद्यालय प्रबंधन की क्या भूमिका हो सकती है। किसकी पूछ रहा है, विद्यालय प्रबंधन। ध्यान रखना क्वेश्चन किसका है, विद्यालय प्रबंधन अलग कार्य करता है और एक अध्यापक अलग कार्य करता है, राइट। तो विद्यालय प्रबंधन क्या क्या कर सकता है, पहला नीतियों का निर्माण जो होता है समावेशी शिक्षा के हिसाब से कर सकता है, ठीक है। जो शिक्षक है, शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त संसाधन की उपलब्धता करा सकता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के सहयोगी वातावरण का निर्माण कर सकता है। आवश्यकता को पहचान के उसके उपयुक्त, मतलब जिसकी भी आवश्यकता है उसकी उपलब्ध करा सकता है, ठीक है। सामान्य शिक्षक को संसाधन शिक्षकों को नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। माता पिता और समुदाय से संवाद कर सकता है, वित्तीय प्रबंधन कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। कौन सा मूल्यांकन,
अनुकूलित मूल्यांकन, ठीक है, उसमें फीडबैक को संशोधन कर सकता है, उसके अलावा विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है, ऐसे कार्यक्रमों को संचालित कर सकता है जो समावेशी शिक्षा के मतलब समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी भैया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक मिनट ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की अधिगम नियोगिताओं का संक्षिप्त में वर्णन। सबसे पहले मैं बताऊँ अधिगम नियोगिता क्या होती है। अधिगम नियोगिता जो है ना, किसी चीज़ को पढ़ने लिखने या समझने की, अधिगम मतलब मेन होता है समझना, तो जब किसी बच्चे में सीखने की क्षमता, क्या लिखोगे, जब किसी बच्चे में सीखने की क्षमता सामान्य से कम होती है तो हम उसको अधिगम नियोग्य बोल सकते हैं बालक को। इनका IQ ठीक ठाक होता है लेकिन ये इतने जल्दी मतलब पढ़ने लिखने में उनको प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो अब इसके बोल रहे हैं कि उसका संक्षिप्त विवरण करो। तो इसमें देखो आप पहले परिभाषा लिख देना। सेकंड चीज़ आपको लिखना है, जैसे इनके प्रकार होते हैं, डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम जाती है। डिसग्राफिया होता है, इसमें लिखने में प्रॉब्लम जाती है। डिसकैलकुलिया होता है, इसमें संख्यात्मक जो गणितीय समस्या उसमें प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। एक होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिट मतलब सुनना, ठीक है, तो इसमें सुनकर समझने में प्रॉब्लम जाती है। केवल अगर सुनकर समझना हो, रेडियो चालू कर दिया तो उसको प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। जैसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है वैसी होता है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें अगर किसी चीज़ को केवल देख के समझना हो तो वो नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो पर लेकिन लास्ट में हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि उचित शिक्षा प्रशिक्षण से इनको हम जो है उचित मार्ग या फिर सही मार्ग पर ला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक आर्थिक सुविधा वंचित विद्यार्थियों के लिए किन्हीं 5 शिक्षण अधिगम युक्तियों का वर्णन करो। अब बच्चा क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है, ठीक है। अब सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है मतलब सोचो क्या होगा, सामाजिक मतलब माता पिता शिक्षित नहीं होंगे, है ना, उसका निम्न जाति का होगा या फिर इस टाइप से होगा। आर्थिक मतलब पैसों की तंगी होगी घर में, तो बच्चे के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आप खुद उस चीज़ को सोच के देखो, ठीक है। तो अब आप उसके लिए क्या क्या युक्तियाँ यूज़ कर सकते हो। तो पहली तो आप कर सकते हो कि आप उसके ऊपर अतिरिक्त शैक्षिक ध्यान दो, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हो उसको सहयोग और समर्थन दो, उसको वंचित मत फील करवाओ, ठीक है। उसको समूह गतिविधि में भाग लेने के लिए बोलो, उसको सहयोगात्मक शिक्षण नीतियाँ यूज़ करो, ठीक है। इसके अलावा आप उसको अतिरिक्त शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराओ, ठीक है। उसके बाद उसको सामुदायिक भागीदारी होती है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम करवाओ, कार्यक्रम जो होते हैं क्या बोल सकते हैं विद्यालयों में, ठीक है। तो ऐसे सामुदायिक भागीदारी और माता पिता का सहयोग लो, ठीक है। इसके अलावा आप उसको उन मुख्य धारा से जोड़ो, मतलब सरकार जो योजनाएं नीति चलाती है ना, तो उसमें उनको जो संरक्षण और सुविधाएं दी जाती हैं उससे उनको लाभान्वित करवाओ, राइट। तो ये सब चीज़ें अपन कर सकते हैं सामाजिक आर्थिक वंचित बालक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा तंत्र में मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुकूलता का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए। सबसे पहले मूल्यांकन समझ में आता है ना, मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। मूल्यांकन मतलब आपने उसका क्या किया, आकलन किया है, मूल्यों का आकलन किया है, ठीक है। और मूल्य बहुत सारे होते हैं, केवल शैक्षिक नहीं होता है, ठीक है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुकूलता, आप मूल्यांकन में किस प्रकार अनुकूलता लाओगे। एक्चुअली में ये कंसेप्ट इसलिए आया है क्योंकि पहले क्या होता था, मूल्यांकन केवल एग्ज़ाम रिजल्ट देख के अपन लोग देख लेते थे कि वो बच्चा अच्छा है या बुरा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो बच्चे के एग्ज़ाम में 2nd डिवीज़न बन रहा है लेकिन वो बच्चा खेल में अच्छा हो, ठीक है, वो बच्चा संप्रेषण में अच्छा हो, वो बच्चे का सामाजिक बोल सकते हैं विकास है वो अच्छी तरीके से हुआ हो, ठीक है। तो या फिर हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम उसको कुछ प्रॉब्लम हुई इसलिए ऐसा रिजल्ट रहा हो। तो हम लोग केवल एक मूल्यांकन के आधार पर नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। तो अब हम मेनली पॉइंट पे आते हैं कि समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुकूलता का निर्माण कैसे करोगे आप, ठीक है। तो मूल्यांकन में अनुकूलता कैसे करोगे मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है, ताकि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनका सही न्यायपूर्ण मूल्यांकन हो सके, ठीक है। तो पहला चीज़ आप क्या करोगे, पहली चीज़ तो आप करोगे कि जो मूल्यांकन है वो केवल पारंपरिक नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक भी होना चाहिए, प्रदर्शन के भी आधार पर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात कर सकते हैं कि आप समायोजित परीक्षा समय रखिए, ठीक है। समायोजित परीक्षा समय लिख लीजिए अगर आपको है तो, समायोजित परीक्षा समय, ठीक है, पहली हो गई ना। दूसरी समायोजित परीक्षा समय से मतलब है जो व्यक्ति है अगर उसको मतलब अतिरिक्त आवश्यकता है, मतलब वो विशिष्ट बालक है तो उसको क्या होता है अतिरिक्त समय दिया जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो सकता है कि आप विकल्प प्रदान करें,
ठीक है, कि उत्तर वो मौखिक भी दे सकता है, ठीक है, या फिर दृश्य प्रदर्शन के माध्यम से भी दे सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को उसके साथ बैठा कर, ठीक है। जैसे अगर बच्चा भैया नहीं लिख सकता है, मतलब नहीं लिख सकता, देख नहीं सकता है, पर वो सुन तो सकता है, तो आप ऐसी ऑडियो परीक्षा भी करवा सकते हैं ना, तो वो कम से कम बोलेगा तो सही, मौखिक दे सकता है। और कोई बच्चा नहीं बोल सकता तो कम से कम वो दृश्य प्रदर्शन के द्वारा अपना शो कर सकता है कि भैया उसको कितना ज्ञान है, राइट। तो आप विकल्प प्रदान करो। फिर चौथा हो जाएगा अपना कि आप सहायक संसाधन यूज़ करने दो परीक्षा में, ठीक है, जैसे ऑडियो विजुअल सामग्री हो गई है, ठीक है। अगर पेपर बच्चा नहीं देख सकता है तो उसको ऑडियो के माध्यम से वो पढ़ाया जाना चाहिए ना, राइट। उसके अलावा आप उसमें अनुकूलता लाने के लिए आप परिवार और शैक्षिक समर्थन भी आपको प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट में तो ये पॉइंट लिख ही दिया करना। वीडियो चल रहा है, 15 मिनट हो गए, राइट। उसके बाद है मेरा ऐसा है कि आपको जल्दी जल्दी इसमें बता दूं मैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट है हमारा कौन सा क्वेश्चन था भैया, समावेशी तंत्र मूल्यांकन हो गया, बौद्धिक निरोगिता, मंद बुद्धि और धीमी गति। यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इनमें डिफरेंस आ सकता है ना। तो मंद बुद्धि और धीमी गति दोनों में मेन डिफरेंस तो ये समझो, मंद बुद्धि जो होती है उसमें मानसिक विकार होता है। क्या होता है? मानसिक विकार होता है, मंद बुद्धि है वो। और धीमी गति से सीखने वाले में मानसिक विकार नहीं होता है, वो केवल सीखता धीमी गति से है, ठीक है। इनका IQ नॉर्मली 70 से कम होता है और इनका IQ 70 से 85 तक हो सकता है, ठीक है। मंद बुद्धि का मैं आपको बताऊं तो मंद बुद्धि जो होता है ना उनमें संज्ञानात्मक विकास नहीं, बहुत कम होता है। और उनमें संज्ञानात्मक विकास तो होता है, संज्ञानात्मक इन द सेंस कम से कम ये दैनिक जीवन की गतिविधियों को कर सकते हैं, बट हो सकता है कि ये बालक जो है दैनिक जीवन की गतिविधियों को भी ना कर पाए, ठीक है। इन्हें इसलिए सामाजिक जो संबंध है उसमें कठिनाई होती है और पर इन्हें नहीं होती है, ठीक है। और देखा जाए तो मंदबुद्धि को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है, या फिर चिकित्सीय सहायता की भी आवश्यकता होती है। जबकि धीमी गति में आप सामान्य शैक्षणिक रणनीति चेंज करके और सामान्य प्रशिक्षण के से धीमी गति के बालक को मुख्य धारा में ला सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है थोड़ा बहुत? तो उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन 12वां, तुलनात्मक अधिगम का वर्णन करना है। किसका? तुलनात्मक अधिगम। अच्छा मुझे बताओ, एज द नेम सजेस्ट, तुलनात्मक अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना, तुलनात्मक मतलब तुलना से सीखना, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जब हम किस विभिन्न वस्तुओं, है ना, क्या लिखोगे आप, जब हम विभिन्न वस्तुओं, अवधारणाओं या फिर क्या बोल सकते हैं किसी परिस्थिति, ठीक है, विभिन्न वस्तु, अवधारणाएं, परिस्थिति की तुलना करते हैं, ठीक है। तुलना करने की विधि होती है, तो उस तुलना करके अध्ययन करते हैं, उसे तुलनात्मक अधिगम कहते हैं, ठीक है। और तुलनात्मक अधिगम नॉर्मली क्या होता है तुलनात्मक अधिगम में, है ना, तुलना कैसे कर सकते हो आप? समीक्षा कर सकते हो दोनों की तुलना करके, आप दोनों में संबंध बना सकते हो, आप उसे गुण दोष देख सकते हो तुलना करके, आप उसका समालोचनात्मक चिंतन कर सकते हो तुलना करके, ठीक है। तो इससे तुलना करने से क्या होगा, है ना, तुलना करने से क्या होगा, आपकी समझ विकसित होगी, आपकी विचारशीलता होगी, ठीक है, आप अलग अलग दृष्टिकोण से समझ पाएंगे प्रॉब्लम को, राइट। और फिर आप क्या बोल रहा है, उदाहरण बताओ भैया, तो उदाहरण लिख देना। अपन ने अभी कल पेपर दे के आए ना, OHP और एपिडायोस्कोप में कौन बेहतर है, दोनों में तुलना कर देना, ठीक है, कि भैया दोनों जो है ऑप्टिकल उपकरण है लेकिन एपिडायोस्कोप ज़्यादा बेहतर है। कैसे पता किया? तुलना करके, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी की मदद लेता है और इसमें अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों वस्तुएं शो होती है एपिडायोस्कोप में, और ट्रांसपेरेंसी की भी नीड नहीं होती है, राइट। ऐसे कुछ भी बना लो, अपने मन से जो भी एग्जाम्पल आपको लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समावेशी शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा हेतु सहपाठी शिक्षण समान समूह द्वारा किस प्रकार, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सहपाठी शिक्षण, जैसे अब हम कर रहे हैं, हम सहपाठी शिक्षण भी कर रहे हैं ना लगभग, ठीक है। मतलब मैं भी कोई आप ये कोई टीचर तो हूँ नहीं कि आप बहुत डर रहे हो या फिर आप नहीं पूछ रहे हो, मतलब आप बिल्कुल सामान्य रूप से मुझसे पूछ सकते हो ना कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम जा रही है तो, ठीक है। आप मुझे बोल सकते हो कि मैम ये नहीं आ रहा है, तो ऐसा जो भी है मतलब, ठीक है। तो ये लगभग क्या हुआ, सहपाठी शिक्षण है, तो मुझे सोच के लिख लो, ठीक है। सहपाठी शिक्षण से क्या होगा, सहयोग होगा, बेहतर समझ होगी, तत्काल फीडबैक मैं दे रही हूँ ना, तत्काल फीडबैक, आप लोगों ने पेपर का सॉल्व करने का बोला, पेपर बना रही हूँ, ठीक है। स्वायत्ता, मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको मतलब ग्रुप में ही पूछना पड़ेगा, आप स्वायत्ता होती है, आप खुद से पूछ सकते हो। समस्या समाधान इसमें बेहतर तरीके से होता है, ठीक है। हम क्योंकि किसी प्रकार का डर नहीं होता है, एक एज गैप खूब ज़्यादा नहीं रहता है,
ठीक है। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत परामर्श, जैसे कि आपको बताती हूँ कि आपको समग्र विकसित करना है वगैरह वगैरह, तो व्यक्तिगत परामर्श दिए जा सकते हैं, है ना, सहपाठी शिक्षण से। इसके अलावा सामाजिक समावेशन भी होता है कि हम लोग तो नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारा सामाजिक समावेशन नहीं हो रहा है, पर नॉर्मली अगर ऐसे सहपाठी शिक्षण होता है तो उसमें क्या होता है, सामाजिक समावेशन की स्थिति भी बढ़ती है। ठीक है। इसके अलावा हम विविधता को स्वीकार भी करते हैं और उसकी प्रति हमारी सहानुभूति भी बढ़ती है। राइट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा तंत्र में निर्देशन परामर्श की भूमिका। निर्देशन परामर्श अभी फर्स्ट जेंडर्स को सोसाइटी में पढ़ के आए हैं बहुत सारा। ठीक है। अब समावेशी शिक्षण में अगर हम यूज़ करते हैं निर्देशन परामर्श तो उससे क्या क्या लाभ होंगे बताओ। अगर अपन समावेशी शिक्षा में निर्देशन परामर्श का यूज़ करते हैं तो पहले चीज़ तो क्या होगा, भावनात्मक समर्थन मिलेगा, है ना, शैक्षिक मार्गदर्शन मिलेगा, व्यक्तिगत सामाजिक विकास में सहायक है, विविधता जो होता है, विविधता मतलब मार्गदर्शन मिलता है तो हम विविधता को स्वीकार करते हैं। ठीक है। क्या बोल सकते हैं अपन, स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये 3 वर्ड आप बहुत यूज़ कर लेना, न्यायपरक, मतलब न्याय मिल रहा है ना हमको, हम अपने अधिकार जानते हैं, हम अपने कर्तव्य जानते हैं, तो ये भूमिका है निर्देशन परामर्श की। ठीक है। तो इसमें आप ये वर्ड्स यूज़ कर लेना कि भैया परामर्श से मतलब न्याय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है। अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग किया जा सकता है। और क्या हो सकता है, निर्देशन परामर्श से आप भविष्य की योजना के लिए तैयार होते हो। ठीक है। वर्तमान की सार्थकता, ठीक है, और कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक उपयोग कैसे करना है, सतत विकास कैसे करना है। ठीक है। स्वयं जो है जिस रूप में हैं, हम जैसे हैं हमको खुद को वैसा ही स्वीकार करना है और हमारे पास जितनी क्षमता है उनको ही यूज़ करके हमको भविष्य की योजना बनाना है। तो ये सब चीज़ें मार्गदर्शन परामर्श अपने को हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है, आधा घंटा हो ही गया है ना, 21 मिनट हुए हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु बनाई गई नीतियों और विधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी भैया जी पहले क्वेश्चन पढ़ लो, है ना। आलोचनात्मक मूल्यांकन बोल रहा है, आपसे नीतियाँ और योजनाएं नहीं पूछ रहा है। ठीक है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, गुण और दोष। ठीक है। तो आप गुण तो बता ही देना, बहुत सारे गुण हैं, मैं आपको दोष बता देती हूँ। ठीक है। पहला दोष तो ये है, मतलब गुण की बात करें कि ये सुलभ है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए है, पर अगर इसके दोष की बात करें तो ये ज़मीनी स्तर पर सुलभ नहीं है। ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है क्या, सभी लोगों को जो लाभार्थी हैं उनको मिल पा रहा है क्या। नेक्स्ट बात करें, संसाधन की उपलब्धता नहीं है। ठीक है। तो आपने योजना नीतियाँ तो बना दी पर संसाधन ही नहीं है। तीसरी, हमारे पास पैसा ही नहीं है, वित्तीय समर्थन कहाँ मिल पा रहा हमको। ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि भैया शिक्षकों में इतना प्रशिक्षण ही नहीं है, आपने संसाधन उपलब्ध करा दिए, उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है। अभिभावक और शिक्षक जो है, 5वां आ जाएगा, अभिभावक और समुदाय का समर्थन ही नहीं है। अभिभावक खुद ही नहीं भेज रहे उनके बच्चों को, सामाजिक जो व्यवस्था है वही गलत बनी हुई है। ठीक है। और उसके बाद और क्या लिख सकते हैं अपन, जो सामाजिक क्या बोल सकते हैं, साक्षरता नहीं है, जागरूकता नहीं है। ठीक है। तो और बहुत सारे अपने हिसाब से जो भी आपको लगे उसमें लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता देते हैं। ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है, पहले उसके गुण लिखना और फिर उसके दोष लिखना। ठीक है। कि गुण का तो एक पैराग्राफ लिख देना और दोष को थोड़ा सा पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ना कि सुलभ नहीं है, ठीक है, संसाधन की उपलब्धता नहीं है, प्रशिक्षण की कमी है, वित्तीय समर्थन नहीं है, ठीक है, समुदाय और परिवार का समर्थन नहीं है, साक्षरता जागरूकता का अभाव है। तो ये सब चीज़ें आप लिख देना पॉइंट्स में। फिर नेक्स्ट आता है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कक्षा अध्यापक की भूमिका। वहाँ पे पीछे पूछ रहा था वो कक्षा मतलब विद्यालय प्रबंधन, उधर पूछा है कक्षा अध्यापक। तो कक्षा अध्यापक किसी कक्षा में क्या क्या कर सकता है, अब वो लिखना है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, पहला पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन करवाएगा ना वो। उसके अलावा कक्षा का प्रबंधन करना जो है कक्षा अध्यापक का काम है। विधियों में विविधता ला सकता है। ठीक है। व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है, वह समायोजित वातावरण बना सकता है। ठीक है। अभिभावक से संबंध स्थापित कर सकता है, समावेशी वातावरण बना सकता है, और कुछ अमानवीय गलतियाँ या अवांछनीय गलतियाँ हो रही उन पर निगरानी रख सकता है। ठीक है। इसके अलावा वो सहयोग दे सकता है, समस्या समाधान में मदद कर सकता है, परामर्श दे सकता है, निर्देश दे सकता है, ढेरों की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। और उदाहरण सहित लिखो, तो उदाहरण लिख देना अपने हिसाब से। ठीक है। मतलब किसी बालक को अगर कोई परेशान कर रहा है तो आप उसको मतलब उसकी समस्या समाधान करते हो ना, मतलब पूछते हो कि क्या दिक्कत है, जो भी है, जो मतलब अपने हिसाब से आप उदाहरण बना लेना। ठीक है। फिर है व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम किसे कहते हैं। ठीक है। आईईपी मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में भी आपको समझाया है, सेकंड यूनिट की वीडियो है उसमें आईईपी को समझाया है। ठीक है।
तो इसमें आईपी शैक्षिक कार्यक्रम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखना कि ये क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। और ये क्या है, एक अनुकूलित शिक्षा योजना है। क्या है? अनुकूलित शिक्षण योजना। ठीक है, मतलब कैसी योजना है? शिक्षण को अनुकूलित करने की योजना है। अनुकूलित मतलब एडजस्ट, उसमें एडप्ट करने की योजना है। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे याद करना, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। इसमें कुछ वर्ड्स याद करो, याद करना, वर्तमान लिख लो या फिर वर्तमान, लक्ष्य, शैक्षिक, समाधान और प्रगति। समाधान और लास्ट में लिखना प्रगति। ठीक है, मतलब वर्तमान लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें शैक्षिक समाधान करके आगे बढ़ना है, प्रगति करना है। ये मैंने आपको बताया है आईईपी के घटक। ठीक है, कैसे घटक है, मतलब पहला उसका घटक है आईईपी कैसे रेडी करता है। एक मतलब बच्चे का रिपोर्ट है तो कैसे रिपोर्ट रेडी करता है। तो पहली होती है वर्तमान स्तर के आकलन करेगा। ठीक है, आकलन करने के बाद दूसरा वह उसका लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करेगा कि बच्चे को अब क्या सिखाना है। तीसरा शैक्षिक सेवा और समर्थन तकनीकी का उपयोग करेगा वो। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी उसको कैसे पढ़ाना है और समर्थन कौन कौन उसको पढ़ाएगा। ठीक है, उसका चौथा आ जाएगा संसाधन। समाधान लिख दिया मैंने, संसाधन लिखना। ठीक है, संसाधन और सहायक तकनीकी। तो यहाँ पे हम कौन कौन से संसाधन हमको प्रयुक्त होंगे और कौन कौन से सहायक तकनीकों का यूज़ हम करेंगे। और फिर इन करने के बाद क्रियान्वयन के बाद उस बच्चे की कितनी प्रगति हुई है तो इसका आकलन हम करेंगे। ठीक है, तो ये आईईपी के तहत ये पूरे पॉइंट्स बताए थे। मैं एक बार पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। वर्तमान स्तर का आकलन करना, फिर लक्ष्य का और उद्देश्य का निर्धारण करना, फिर शैक्षिक सेवा और समर्थन प्रदान करना, संसाधन और सहायक तकनीक प्रदान करना। ठीक है, प्रगति की निगरानी और उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ उसने प्रश्न में बोली है, क्या बोला है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग शामिल करते हुए आईईपी कैसे बनाओगे। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक के लिए आप एग्जाम्पल ले लो कि मान लो प्रतिभाशाली बालक जो है, हमने वर्तमान स्तर का आकलन किया कि उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, राइट, उसका मैथ्स बहुत अच्छा, हमने वर्तमान स्तर का आकलन कर लिया। लक्ष्य उद्देश्य क्या किया हमने कि उसको और बेहतर उच्च मतलब 10th मतलब अगर वो 7th क्लास का बच्चा हो, 10th क्लास से सॉल्व कर रहा है तो हम उसको और उच्च स्तर के जो हो सकते हैं करवाना चाहते हैं। हमने लक्ष्य रख लिया कि हम उसको 12th के मैथ्स अब करवाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या शैक्षिक सेवा दी, क्या समर्थन दिया, हमने उसको शैक्षिक सेवा दी कि उसको थोड़ा व्यक्तिगत ध्यान देकर एक जो शिक्षक है, एक शिक्षक को उसके लिए उपलब्ध कराया जिस पर व्यक्तिगत ध्यान दिया, जिससे एक्स्ट्रा समय लेके उसको पढ़ाया गया। ठीक है, उसका समर्थन किया गया। फिर संसाधन। ठीक है, हमने संसाधन कौन कौन से यूज़ किए, कौन कौन से सहायक तकनीकी यूज़ करी, हमने रेफरेंस बुक्स से उसको पढ़ाया। ठीक है, आधुनिक तकनीकियों से उसको मैथ्स को समझाया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा प्रगति की निगरानी। ठीक है, क्या वो बच्चा उस चीज़ को समझ पा रहा है। ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि अब उसको किस में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मतलब हमेशा हमको सरल से कठिन की ओर चलना ही है। तो ये उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर लास्ट है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधिता वाले बच्चों की शैक्षिक विशेषता और कार्यात्मक सीमा। इसमें श्रवण बाधिता की शैक्षिक और कार्यात्मक सीमाएं। तो कार्यात्मक सीमाएं जो वो नहीं कर सकता और शैक्षिक विशेषताएं जो वो कर सकता है। श्रवण बाधित है मतलब वो सुन नहीं सकता, मतलब वो देख सकता है। तो इसमें आप लोग क्या क्या लिख सकते हो अगर बच्चा देख सकता है तो। ठीक है, आप लोग मतलब शैक्षिक विशेषताओं में वो दृश्य सामग्रियों पर निर्भर रहेगा, संकेत भाषा हो गई। ठीक है, ओस्ट जो लिपसिंग पढ़ सकता है और ठीक है लिप रीडिंग कर सकता है। इसके अलावा उसको विशेष शिक्षण उपकरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, और कार्यात्मक सेवाओं में देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो श्रवण बाधित बच्चा है ना, जो सुन नहीं सकता बचपन से, उनमें भाषा का विकास कम होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो शैक्षिक प्रदर्शन है वो कम ही रहता है, क्योंकि उनका भाषा का ही नहीं विकास हो पाता, उसको पता ही नहीं है कि अ को अ बोलना है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता ना ध्वनियों को। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन उसका सीमाएं लिख सकते हैं बहुत सारे, तो पर भाषा का तो अपना लिखना ज़रूरी है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।